हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 9 नंबर चैप्टर देख रहे थे। तो हम लोग 9 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 6 तक के कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है पार्ट 7 देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या होगा कि वीडियो के जो भी आप लोगों का जो एमसीक्यू कराते हैं, तो एमसीक्यू का जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कल सिंगल फेज देख चुके थे। आज हम लोग 3 फेज देखेंगे, ठीक है? देखिए हम लोगों का जो टॉपिक है, हम लोगों का यहाँ से आज स्टार्ट करना है 3 फेज प्रणाली, ठीक है? यानी कि 3 फेज सिस्टम, ठीक है? तो हम लोग 3 फेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है 3 फेज सिस्टम, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए इस प्रणाली में 3 कॉइल्स होते हैं, ठीक है? इस प्रणाली में कितने कॉइल होते हैं? 3 कॉइल होते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं, ठीक है? इसमें जो होता है एक दूसरे के 120 डिग्री के अंतर पर होते हैं। वहीं पे सिंगल फेज में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है? इन कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, जिससे इन पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक कॉइल का एक अलग अलग टर्मिनल एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है? जैसे चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से कॉइल वाइंडिंग होती है, ठीक है? यहाँ से बी हो गया, यहाँ तक किया, ए हो गया, यहाँ तक सी हो गया, यहाँ तक, ठीक है? इस तरीके से कॉइल वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है? इसमें भी नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ठीक है? और इस तरीके से इसका जो है 3 फेज का जो इस तरीके से वेव होता है, ठीक है? इसमें एक वेव ये दिखाया जा रहा है, वेवलेंथ, और दूसरा जो है देखिए यहाँ से दिखाया जा रहा है आपको, और तीसरा आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है? ए और बी और सी, ये तीनों फेज दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो है यहाँ से आकर के यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, सपोर्ट हो जाए, और ये जो है यहाँ से आकर के यहाँ सपोर्ट करता है, ठीक है? तो ये जो है तीनों फेज बन जाता है, जो आर वाई बी हम लोग जानते हैं वो हो जाता है। ये किस चीज़ का सिंबल है? अल्टरनेटर का है। और ये जो है आपका आरेख है विद्युत वाहक बल की तरंग है, ठीक है? और जो नीचे देखिए विद्युत वाहक बल का वेक्टर आरेख इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है? तीनों कोण जो है एक दूसरे के 120 डिग्री पे एंगल पे होते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे क्या है? देखिए इन फेजों में किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है, ठीक है? इसमें फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं, ठीक है? तथा 2 फेज में प्रवाहित होने वाली वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? 2 फेज़ के बीच में अगर हम लोग चेक करते हैं, मान लीजिए ये फेज़ है और ये फेज़ है, दोनों के बीच में चेक करेंगे तो ये हमारा लाइन वोल्टेज होगा। लेकिन ये फेज़ और ये फेज़, ये न्यूट्रल, इसमें चेक करेंगे तो इसे हम लोग फेज़ वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है? इन दोनों के बीच में हम लोग चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज 415 दिखाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर हम चेक करेंगे, ये लो टेंशन की बात कर रहे हैं, लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में तो आपको 240 वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है? ये आपका 3 फेज प्रणाली है। ये जो है कनेक्शन होता है, इसे हम लोग स्टार कनेक्शन कहते हैं, ठीक है? इसे हम लोग ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया? इस तरीके से आपका ट्रांसफार्मर से 3 फेज या अल्टरनेटर से 3 फेज और न्यूट्रल निकलता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 9 नंबर पॉइंट में क्या है? एसी परिपथ की समस्याएं, ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ एसी सर्किट ऑन एसी सर्किट, ठीक है? एसी सर्किट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उससे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है? एसी परिपथ पर आधारित कुछ मुख्य समस्याएं निम्न हैं। देखिए इसमें कुछ मुख्य समस्याएं कौन कौन से, उसके बारे में देखिए। पहला उदाहरण में दिया गया है, यदि 100 एम एच प्रेडिक्टो मान की एक चौक 200 वोल्ट्स की
वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एसी स्रोत से जुड़े हों तो एक नंबर में जो है आपका प्रेरकीय प्रतिघात तथा विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है हल, यहाँ पे क्या है ज्ञात है प्रेडिक्टो एयर इजकल टू 100 mH इजकल टू 0.1 H हो जाएगा, आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, वोल्टेज आपका आपका भी जो है आपका 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल इजकल टू, जो एक्सेल क्या हो जाएगा, एक्सेल इजकल टू 2πfl इजकल टू 2 × 3.14 × 50 × 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू आपको जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो है 31.4 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओम में हो जाएगा, जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है उसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओम में हो जाएगा ये। और एफ तो समझ में आ गया होगा आपको, एफ क्या है आपका यहाँ पे प्रेरिक्त है आपका एल, और एफ है आपका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा निकालने के लिए वी एल इजकल टू वी बाई एक्सएल करेंगे हम लोग। तो एक आपका जो वी 200 वोल्टेज है और एक्सएल कितना आया है आपका 31.4 आया है। तो देखिए 31.4 डालेंगे तो हम लोग का 6.37 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 क्या है, यदि 2.5 माइक्रो फराडे धारिता मान का एक संधारित्र 230 वोल्टेज की वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एसी स्रोत से संयोजित हो तो धारितीय प्रतिघात तथा विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए हल ज्ञात है धारिता क्या है सी इजकल टू, यानी कि सी आपका कैपेसिटर होता है, तो सी इजकल टू 2.5 माइक्रो फराडे इजकल टू 2.5 × 10⁻�6 फराडे हो जाएगा। और आपका जो आवृत्ति में है, आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 230 वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ये सारी चीज़ें, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है धारितीय प्रतिघात एक सी पूछ रहा है, तो एक सी का आपका जो फॉर्मूला होता है 1/2πfc हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 1/2 आपका आ जाएगा, पाई का मान 3.14 हो जाएगा, एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 2.5 आपका कैपेसिटर का मान हो जाएगा, 2.5 × 10⁻�6 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका 1.27 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, 1.27 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका दूसरा पॉइंट क्या है विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है वी बाई एक्सएल आपका वी कितना है 230 और एक्सएल कितना आया है 1.73, और जो किलो होता है आपका किलो के लिए 10⁻³ होता है, यानी कि 10 क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्यू डाल देंगे तो यहाँ पे क्यू का मतलब 000 होता है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपको, सब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 181 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस में जो पावर हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका फाइनल कैलकुलेशन निकल करके आएगा और 181 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला उदाहरण क्या है, 3 नंबर उदाहरण देखिए क्या है, यदि कोई अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर अधिकतम 1000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रदान कर सकता है तो 0.6 शक्ति गुणांक पर उसकी आउटपुट ज्ञात कीजिए। देखिए हल यहाँ पे दिया गया है, वोल्टेज आपका 230 वोल्टेज है, धारा 1000 एम्पियर है, और शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कितना है 0.6 है। ठीक है, तो देखिए अतः इकाई शक्ति गुणांक पर अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होगा V × I/1000। ठीक है, इक्वल टू V आपका 230 वोल्ट और एम्पियर आपका दे दिया 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 230 kVA का आपका जो है अल्टरनेटर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप। और देख लीजिए पावर फैक्टर यहाँ पे है, अतः पावर फैक्टर 0.6 शक्ति गुणांक पर अल्टरनेटर की आउटपुट जो होगा आपका कितना हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि पावर फैक्टर सही नहीं है तो आउटपुट एकदम से घट जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 230 × 0.6 करेंगे तो हम लोगों का जो है आएगा 138 किलोवाट। ठीक है, 138 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4 नंबर उदाहरण है, देख लीजिए 4 नंबर उदाहरण क्या है, एक कॉइल जिसका प्रेरित्व 0.1 हेनरी और प्रतिरोध 5 ओम है
की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए जबकि यह 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जुड़ी है। कॉइल की विद्युत धारा भी ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है ज्ञात करना है प्रेरकीय एल जो है आपका, एल का मान कितना 0.1 एच है, हेनरी है, और प्रतिरोध का मान आपका 5 ओम है, आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज 230 वोल्टेज है, और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है 2πfl होता है। जब हम लोग उस पर पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 31.4 ओम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबाधा यानी कि इम्पिडेंस जो है जेड का क्या फार्मूला होता है, जेड इजकल टू √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर हम लोग पुट कर देंगे, R² का मान 5² हो जाएगा और एक्सएल का 31.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 31.8 ओम आ जाएगा। ठीक है, एवं परिपथ विद्युत धारा आई जो होगा V/Z हो जाएगा। तो V कितना था 230 और Z कितना आया है आपका 31.8। तो इसको हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, जो एम्पियर आएगा आपका 7.233 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण जो है 5 नंबर उदाहरण देख लीजिए। एक संधारित्र जिसकी धारिता 2.5 माइक्रोफैराडे है, जो है जिसकी धारिता 2.5 माइक्रोफैराडे है, 1 किलो ओम मान के प्रतिरोधक की श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जबकि स्रोत वोल्टेज 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिबाधा तथा विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हाल में देखिए क्या है, ज्ञात है धारिता C इजकल टू 2.5 माइक्रोफैराडे हो जाएगा आपका, और प्रतिरोध जो हो जाएगा 1 किलो ओम हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आपका कितना है 1 किलो ओम, आवृत्ति 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 230 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, धारितीय प्रतिघात आपका फॉर्मूला है, धारितीय प्रतिघात का एक्शन इजकल टू 1/2πfc। ठीक है, जब इस पर हम लोग पुट करेंगे तो टोटली जो हम लोग कैलकुलेशन निकल कर आएगा कितना आएगा 1273.88 ओम। ठीक है, यहाँ पर देखिए अतः प्रतिबाधा Z इजकल टू √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर जो है एक्सी का होल एक्सी स्क्वायर इजकल टू, जो हम लोग R का मान डालेंगे 1000 का होल स्क्वायर इजकल टू 1273.88 का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो देखिए जब स्क्वायर हटा देंगे तो सीधा डायरेक्ट जब स्क्वायर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो आपका जो है टोटल फाइनल जो निकल करके आएगा ये 1619.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, एवं जो है परिपथ विद्युत धारा I इजकल टू V/Z हो जाएगा। तो Z का मान V का मान 230 और Z का मान 1619.5 हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका एम्पियर होगा 0.142 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल रिजल्ट इसका निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर देखिएगा। उदाहरण 6 नंबर में देखिए, यदि किसी RLC श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक का मान 10 ओम, प्रेरकीय का मान 0.5 हेनरी तथा संधारित्र का मान 2.5 माइक्रोफैराडे हो तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर उसकी प्रतिबाधा तथा परिपथ विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हल क्या है, ज्ञात है प्रतिरोध R इजकल टू 10 ओम, प्रेरित L इजकल टू 0.5 हेनरी हो जाएगा। धारिता आपका C जो है आपका कैपेसिटर का मान जो हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैराडे, और वोल्टेज जो है आपका 230 वोल्टेज, आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए प्रेरकीय प्रतिघात जो है, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल इजकल टू 2πfl हो जाएगा। इस पर हम लोग जो पुट करेंगे तो हम लोगों का फाइनल जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 157 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या है आपका, और जो है कैपेसिटर रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक से इजकल टू जो उसका फार्मूला है, फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, और सेम उस फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे तो फाइनल आपका आएगा 1273.88 ओम। ठीक है, और प्रतिबाधा यानी कि Z, इस पर भी हम लोग पुट करते हुए देखिए ये वाला जो सिंबल होता है ये माइनस का सिंबल होता है, हम लोग पढ़े थे। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये 1117 ओम आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा आपका जब टोटल निकल गया तो V और Z आपका पता चल गया आपको, तो आपका एम्पियर भी पता चल जाएगा 0.206 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला आपका 7 नंबर आपका क्या कहता है क्वेश्चन, यदि किसी नगण्य प्रतिरोध वाले परिपथ में 0.15 हेनरी की चौक एक
2.5 माइक्रोफराडे संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ी हो तो वह परिपथ किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस करेगा। देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ दिया, किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। तो हल ज्ञात है, देखिए क्या है, प्रेडिक्टर जो है प्रेडिक्टर एल का मान कितना है 0.15 हेनरी हो गया, धारिता आपका 2.5 माइक्रोफराडे हो गया। तो रेजोनेंस आवृत्ति यानी कि एफ इजकल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC हो जाएगा। तो टोटल जब इस पर हम लोग पुट कर देंगे तो आपका जो है टोटल जो निकल कर आएगा 261 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है आपका, निम्न चित्र में दर्शाए गए समांतर AC परिपथ की कुल प्रतिबाधा परिपथ विद्युत धारा शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सिंबल में जो है आपका टोटली रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी ये तीनों रेजिस्टेंस है, और इधर पे आपका जो है यहाँ पे जो है आपका एक कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडक्टेंस कहेंगे, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए इसमें 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज या इसमें जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, पहला आपका जो है प्रतिबाधा पूछा है। तो देखिए प्रेडिक्टिव इसमें जो भी दिया हुआ वैल्यू उसे दे दिया गया। यहाँ प्रेडिक्टिव आपका 0.5 दे दिया है आपका 1 में भी और 2 में भी। उसी तरीके से आपका देखिए आर का मान सब में जो है R1 R2 R3 सब 10-10 है। उसके बाद प्रतिघात जो है यानी कि ये भी जो है धारिता जो है आपका C जो है कैपेसिटर जो है 5 माइक्रोफैराड का वोल्टेज 200 है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो देखिए शाखा 1 में प्रेडिक्टिव प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला पर सिंपल इस तरीके से पुट कर दीजिएगा। तो फाइनल आपका आ जाएगा 157 ओम हो जाएगा। और उसी तरीके से आपका प्रतिबाधा का जो है यहाँ फॉर्मूला पर जब पुट कीजिएगा तो उसका भी 157 ओम यहाँ पे देख लीजिए आ गया। और जी का जो है इसमें देख लीजिए एक G1 जो है आपका G1 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका R1/Z1 स्क्वायर जो हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे R आपका कितना था 10 था, और Z1 का मान कितना है आपका 157 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटली इसका निकल करके आ जाएगा आपका 0.000405 जो है एस हो जाएगा। ठीक है, एवं B1 का जो आपका निकल करके आ जाएगा उसी तरीके से माइनस में हो जाएगा 0.00637 एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला क्या है, शाखा 2 में धारितीय प्रतिघात XC का जो है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फाइनल आ जाएगा रिजल्ट आपका। फाइनल रिजल्ट देखिए, फाइनल रिजल्ट आएगा 637 ओम हो जाएगा। और प्रतिबाधा जो है प्रतिबाधा का जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 637 ओम। और आपका इसी तरीके से जब दोनों कैलकुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग एस देख लेंगे। एस कितना होगा आपका 0.00246 हो जाएगा। और B2 जो है आपका ये हो जाएगा आपको 0. देखिए इसमें माइनस में नहीं है तो इसीलिए 0.00157 आ जाएगा। ठीक है, 7S हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या है, शाखा 3 में प्रेरिकीय प्रतिघात प्रतिबाधा चालकता एवं सस्पिटेंस शाखा 1 के समान है, अर्थात एक्सएल इक्वल टू 157 ओम है। ठीक है, तो एक्सएल आपका 157, Z3 इक्वल टू 157 ओम हो जाएगा। और G3 इक्वल टू 0.000405 एस हो जाएगा। एवं B3 जो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा आपका 0.00637 एस हो जाएगा। शाखा 1 के समान है। ठीक है, जो है आगे देखिए कुल कंडक्टेंस जो हो जाएगा आपका GR जो है यानी कि GT हो जाएगा, सॉरी GT इक्वल टू यानी कि टोटल G जो है आपका G1 G2 G3 जो हो जाएगा। टोटल कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से जोड़ लेंगे टोटल को तो आपका कितना आ जाएगा 0.00088358 एस हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से कुल कैपेसिटेंस करेंगे इसी तरीके से B को जोड़ लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा -0.01117 एस हो जाएगा। ठीक है, अतः परिपथ का
कुल एडमिटेंस जो हो जाएगा आपका वाई टी इजकल टू, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे तो टोटल जो है यानी कि टोटल जी और टोटल बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका जो निकल करके आएगा कितना आएगा, 0.014 एस हो जाएगा, ठीक है। और कुल प्रतिबाधा जो हो जाएगा, कुल प्रतिबाधा यानी कि जेड आर इजकल टू 1/वाई टी जो हो जाएगा, जेड टी इजकल टू 1/वाई टी हो जाएगा, यानी कि फाइनल आपका जो निकल के आएगा 71.42 ओम हो जाएगा, ठीक है। एवं एवं परिपथ विद्युत धारा आई टी इजकल टू वी इंटू वाई टी इजकल टू जो हो जाएगा आपको v का मान 200 और वाई टी का मान 0.014 आ जाएगा, तो ये टोटल एम्पियर हो जाएगा 2.8 एम्पियर, ठीक है। एवं शक्ति गुणांक cos फाई का आपका जो है शक्ति गुणांक cos फाई इजकल टू जो हो जाएगा, क्या होगा cos फाई का इजकल टू आपका जी टी बाई वाई टी हो जाएगा। तो जी टी का मान डाल देंगे आप 0.01117/0.014, तो आपका जो है टोटल आ जाएगा 1.789, ये जो है पीछे हो जाएगा यानी ऊपर से गामी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, उदाहरण है 9 नंबर। उदाहरण क्या कहता है, देखिए एक परिरिक्तो परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोध 0.015 हेनरी इंडक्टर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो ज्ञात कीजिए। एक नंबर में क्या है, परिपथ विद्युत धारा, दूसरा नंबर में क्या है, ली गई शक्ति, तीसरा नंबर में शक्ति फैक्टर, शक्ति गुणांक, ठीक है। और अगला क्या है, वोल्टेज जो आपको कितना दिया है 200 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखिए हल जो है आपको ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात कीजिए। देखिए हल क्या है, पहला पॉइंट इसमें जो भी दिया है उसे नोट कर लीजिए। प्रतिरोध आपका 2 ओम है, प्रेडिक्टो कितना है, एल जो है आपका कितना 0.015 एम्पियर है, वोल्टेज आपका 200 है, आवृत्ति जो आपका 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो प्रेडिकीय प्रतिघात जो है एक्सएल इजकल टू फार्मूला पर जैसे हम लोग पुट करते हैं तो फाइनल निकल कर क्या आएगा 4.71 ओम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगला देखिए इम्पीडेंस जो है आपका जेड जो है, उस पर जेड इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 5.12 एम्पी ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा आई निकालने के लिए जेड बाई वी बाई जेड होता है फॉर्मूला, तो हम लोग वी का मान 200 और आई जेड का मान 5.12 हो जाएगा, तो टोटली एम्पियर जो आएगा आपका 39.06 हो जाएगा, ठीक है, 06 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पावर फैक्टर जो हम लोग देखेंगे, शक्ति गुणांक देखेंगे, तो देखिए क्या है, cos फाई इजकल टू जेड बाई आर हो जाएगा, तो जेड आर का मान 2 है और जेड का मान सेम 5.12, तो टोटल एम्पियर हो जाएगा, टोटल आपका जो है पावर फैक्टर हो जाएगा 0.39 हो जाएगा पावर फैक्टर, ठीक है। और तीसरा नंबर पॉइंट आपका क्या है, कहता है परिपथ द्वारा ली गई शक्ति यानी कि पी, पावर पूछ रहा तो पी यानी कि वी आई cos फाई, तो आपका जो है वी 200 वोल्ट और आई जो है आपका 39.06 और cos फाई आपको मिल गया था, यानी पावर फैक्टर मिल गया था 0.39, तो टोटल आपका जो वाट हो जाएगा ये 3046.68 वाट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ये फाइनल कैलकुलेशन निकल करके आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक 300 ओम मान का प्रतिरोध, एक 300 ओम मान का प्रतिरोधक एवं 400 ओम मान का प्रेरकीय प्रतिघात श्रेणी क्रम में जो है श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ते हैं, ज्ञात कीजिए धारा, और दूसरा नंबर में शक्ति और तीसरा नंबर में शक्ति फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर, ठीक है, शक्ति गुणांक, ठीक है। तो हल ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध आपका 300 ओम है, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल जो है आपका 400 ओम है, स्रोत वोल्टेज आपका 120 वोल्ट है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिपथ का कुल इम्पीडेंस देखना है, तो इम्पीडेंस मतलब जेड देखना है, तो फार्मूला पे हम लोग पुट कर दिए सीधा, आपको 500 ओम आ जाएगा, ठीक है। और जो है आपका परिपथ, आपका मतलब परिपथ का जो धारा है, करंट देखना है, करंट के लिए सेम फार्मूला पुट करेंगे तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर देखिए क्या है, आर पावर फैक्टर फॉर्मूला आर बाई जेड, आर आपका 300 जेड 500, तो हो जाएगा टोटली आपका जो है 0.6 पावर फैक्टर हो जाएगा।
और तीसरा नंबर में आपका पूछ रहा शक्ति यानी कि पावर। तो पावर का फॉर्मूला इस तरीके से है VI cos फाई। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे तो टोटल हम लोगों का वाट जो आ जाएगा ये आपका 28.8 वाट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला उदाहरण 11 नंबर उदाहरण क्या कहता है उसे देख लीजिए। श्रेणी RC, एक श्रेणी RC परिपथ में 150 वोल्टेज 50 हर्ट्ज पर नापी गई धारा 2.5 एम्पियर है तथा परिपथ का शक्ति व्यय 37.5 वाट है। तो ज्ञात कीजिए। एक नंबर में शक्ति घटक, दूसरा नंबर में प्रभावी प्रतिरोध, तीसरा नंबर में धारितीय प्रतिघात, चौथा नंबर में धारिता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए हाल में पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, परिपथ का प्रतिबाधा, परिपथ का जो है परिपथ का जो है प्रतिघात जो है क्या हो जाएगा, Z=V/I हो जाएगा। तो आपका V का मान 150 और I का मान 2.5 हो जाएगा। टोटल जो आपका ओम हो जाएगा, कितना ओम हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए शक्ति घटक क्या है, cos फाई P/VI। तो टोटली इसका सिंपल है, P/VI करेंगे तो 1 ही हो जाना है, लेकिन यहाँ पे इसका P का मान अलग है और VI का मान अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका P को भी तोड़ दीजिएगा तो इसका भी VI हो जाता है, कट के 1 हो जाता है। लेकिन इस फॉर्मूला पे हम लोग को देखना है। तो आपका P का मान कितना है, 37.5 है और V आपका 150 और I जो आपका 2.5 है। तो टोटल आपका हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दूसरा नंबर में है शक्ति घटक cos फाई R/Z। तो प्रभावी प्रतिरोध जो है आपका R जो है Z/cos फाई हो जाएगा। तो Z का मान 60 और cos फाई 0.1, तो आपका 600 ओम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्लियर है। चलिए सूत्र अगले 3 नंबर सूत्र में देखिए Z यानी इम्पिडेंस यहाँ पूछ रहा है, धारितीय प्रतिबाधा यानी कि XC पूछ रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 557 ओम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट और 4 नंबर पॉइंट क्या है। सूत्र XC इसमें जब हम लोग पुट करेंगे इसमें कैपेसिटेंस देखना है जो है। सूत्र XC से धारिता यानी कि C का मान यहाँ पे पूछ रहा है, कैपेसिटर का मान पूछ रहा है। तो कितना कैपेसिटर का आ जाएगा, 5.33 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 20 ओम के 3 प्रतिरोधक 240 वोल्ट 3 फेज स्रोत से स्टार संयोजन में संयोजित है। ज्ञात कीजिए जो है प्रत्येक प्रतिरोधक की धारा बताइए। और दूसरा नंबर में है जो है लाइन की धारा। ठीक है, दोनों को बताना है। देखिए हल जो है यहाँ पे ज्ञात जो है R आपका कितना है, 20 ओम है और आपका स्रोत वोल्टेज कितना है, 240 वोल्टेज है। और आपका क्या पूछ रहा है पहला पॉइंट, प्रत्येक प्रतिरोधक की धारा यानी कि I आपका टोटल I कितना है। तो I का फॉर्मूला आपका V/R, उसी फॉर्मूला ओम के नियम वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए। 240/20 तो 12 एम्पियर हो जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा। और दूसरा नंबर में देखिए स्टार संयोजन में लाइन धारा तथा फेज धारा का मान बराबर होता है, इसलिए लाइन धारा जो आपका IL आपका जो है IL और IP क्या कहने का मतलब है इसका कि IL जो है IP जो है 12 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसी के साथ आपका जो है 9 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब 9 नंबर चैप्टर का जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, हम लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। और इस पॉइंट को देखिए, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन इस पॉइंट को हम लोग ऐसे देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग बस इसमें देख लेना जो हम लोग पढ़े हैं उसको ही यहाँ पे कवर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वह विद्युत धारा जिसके मान एवं प्रवाह की दिशा की एक निश्चित दर समयांतराल पर जो है पुनरावृत्ति होती रहती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि AC कहलाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे साइन वेव, स्क्वायर वेव और सो टूथ वेव। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा समय के सापेक्ष नियत रहती है उसे दृष्ट धारा कहते हैं यानी कि DC कहलाता है। ठीक है, सेल एवं बैटरी डायनामो जनित्र आदि द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा DC होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका AC का शक्ति गुणांक 0 या 1 के मध्य होता है, जबकि DC का शक्ति गुणांक सदैव 1 होता है हमेशा। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की
आवृत्ति 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, जो कि देश पर निर्भर करती है। ठीक है, इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, देश पर निर्भर करती है। ठीक है, जबकि दृष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे। अगला पॉइंट है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी लक्षण पर किसी भी क्षण पर मान उसका तत्कालिक मान कहलाता है। ठीक है, तत्कालिक मान उसका टाइम टू टाइम बदलते रहता है, इसीलिए उसका किसी भी टाइम पर जो है वही तत्कालिक मान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या है आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में अधिकतम मान उसका शिखर मान होता है। ठीक है, जो है शिखर मान कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है RMS मान AC का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में DC उत्पन्न करती है। ठीक है, उसे ही हम लोग RMS कहते हैं। ठीक है, देखिए I जो होता है आपका 0.707 होता है या I max होता है। ठीक है, या आपका E जो होता है 0.707 ये E max होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका प्रयास सभी वैद्युतिक मापक यंत्र AC का RMS मान ही दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट और देख लीजिए क्या है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत मान कहलाता है। अर्थात जो है I एवरेज आपका 0.637 हो जाएगा और I मैक्स तथा E एवरेज जो होगा वो आपका 0.637 E मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं प्रभावी मान के अनुपात को पीक फैक्टर या कॉस्ट फैक्टर कहते हैं, जिसका मान जो है √2 या 1.414 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के प्रभावी मान एवं औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं, जिसका मान 1.11 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल इन फेज में होने के कारण इसका शक्ति गुणांक एकांकिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या आपका शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में विद्युत धारा के 90 डिग्री पिछड़ने का कारण प्रेरक में उत्पन्न होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे यहाँ से क्या है पॉइंट दो कुंडलियों का वह गुण जो उसमें प्रभावित हो रही विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, अन्योन्य प्रेरित्व कहलाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है अगला पॉइंट इसमें है जो है वायु कोर्डयुक्त प्रेरक में कोई कोर्ड प्रयोग नहीं की जाती, जबकि फेराइड कोर्डयुक्त प्रेरक में लोहा या कार्बन चूर्ण से जो है निर्मित कोर्ड तथा लोह कोर्डयुक्त प्रेरक में नरम लोहे की जो है कोर्ड प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है ऐसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह वोल्टेज मान में होने वाले परिवर्तनों का जो है विरोध करता है, धारिता कहलाता है। ठीक है, जो है धारिता कहलाता है। ये समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कार्य के आधार पर संधारित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो है कार्य के आधार पर जो कैपेसिटर होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे नियत मान जैसे कि जो आपका होता है नियत मान संधारित्र, संयोजन मान संधारित्र तथा परिवर्तनीय मान संधारित्र। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका माइका संधारित्र की धारिता का मान 0.1 माइक्रोफैराडे तक होता है। शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति व्यय 0 होता है और एसी परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण को जो है कोजेया या कोसाइन को शक्ति गुणांक कहते हैं। अर्थात आपका PF यानी कि पावर फैक्टर होता है, जिसे cos फाई से दिखाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है
किसी ऐसी परिपथ में विद्युत धारा के लिए विद्यमान कुल विरोध प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, जो किसी भी जो जो उसमें जो होता है कुल अवरोध जो है प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। श्रेणी आर एल परिपथ का प्रतिबाधा जेड जो है आपका जेड रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर श्रेणी आर सी परिपथ का जो है रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर तथा श्रेणी आर एल सी परिपथ में प्रतिबाधा रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट आर एल माइनस आर सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। प्रतिबाधा का विलोम एडमिटेंस कहलाता है तथा इसका मात्रक महो या साइमन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। किसी श्रेणी आर एल सी परिपथ में वह स्थिति जिसमें आर एल इक्वल टू आर सी हो। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर हो जाए, ये जो है रेजोनेंस कहलाती है। ऐसा परिपथ रेजोनेंट परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है। श्रेणी तथा समांतर रेजोनेंट परिपथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्रमशः बैंड पास तथा बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है। सिंगल फेज प्रणाली में केवल 2 तारों की आवश्यकता होती है जो है जिसमें एक न्यूट्रल तथा दूसरे फेज तार होते हैं। ठीक है, और 3 फेज में जो है 3 फेज प्रणाली में 3 कॉइल होते हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री अंतर पर स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए, इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग इस चैप्टर का जो है MCQ देखेंगे। ठीक है, तो बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हर कन्फ्यूजन का कोई भी और सुझाव का जो है आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि ताकि वो लोग भी जो वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जैसे अभी MCQ कराएंगे कल आप लोगों को, तो उसका जो है PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में जो है अगले MCQ के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।